Hello students, so far we have discussed Newton's laws of motion and conservation of momentum, friction, etc. Today we will be discussing pseudo force. So let us start with pseudo force. ये जो pseudo force होता है एक्चुअली ये एक apparent force होता है और relative motion आप सबने पढ़ा है. मैं एक एग्जाम्पल से ये क्लियर करूंगा. सपोज दीज आर टू बॉडीज, वन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ए एंड इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट. देयर इज अनदर बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट इट इज बी. अब जैसे हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन डिस्कस करें, दैट मीन्स मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो हम ऐसे केसेस में जो ऑब्जर्वर होता है उसको रेस्ट पे कर देते हैं. ये आप सबको आइडिया है. Here A is the observer और जब ये ऑब्जर्वर है इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को हम जीरो करेंगे. दैट मीन्स वी विल इम्पोज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंपोज कर दी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन पे एक एक्सेलरेशन इंपोज किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट इंपोज किया तो हम बी पे भी वैसे ही वेलोसिटी इंपोज करेंगे. दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो न्यू सिचुएशन which is actually relative situation. Relative to A. हमने A को रेस्ट पे किया, A की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को जीरो कर दिया. हमने जीरो कैसे किया? ये बाय इंपोजिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. और जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन A पे इंपोज की है वही हमें B पे इंपोज करनी होंगी. और एक चीज में और केयर रखनी चाहिए कि वेलोसिटी पे वेलोसिटी ही इंपोज होगी. हमने यहां वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंपोज की, तो यहां पे भी ये 10 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी पे इंपोज होगा, ना कि इस एक्सेलरेशन पे. सिमिलरली ये एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन इंपोज किया और जो इंपोज्ड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हैं उनको मैंने डॉटेड एरोज से शो किया है ताकि क्लैरिटी रहे कि कौन सा इंपोज्ड है और कौन सा उसका रियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है. तो न्यू सिचुएशन हो जाएगी, दिस ए इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बी इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट. This is the resultant of these two accelerations. Now this is what we are acquainted with. We can easily apply the relative motion by making the observer to be at rest. और इसके बाद फिर कैलकुलेशन आप करते हो, काइनेमेटिक्स में आप सबने पढ़ा है, डिस्टेंस, टाइम एटसेट्रा, ये सब चीजें फाइंड करने को आ सकती हैं. नाउ पॉइंट ये है कि जब हम कभी रिलेटिव मोशन डिस्कस करते हैं और कहीं एक्सेलरेशन होती है ऑब्जर्वर की, तो वी इंपोज एन एक्सेलरेशन. और एक यहां बात जो समझने की है वो ये कि जब कभी भी हम एक्सेलरेशन इंपोज करते हैं, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम फोर्स इंपोज्ड, बिकॉज हम ये सब जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma. वेन एवर देर इज एन एक्सेलरेशन देर इज अ फोर्स. दैट मीन्स अगर हमने कहीं एक्सेलरेशन इंपोज किया है
indirectly we have imposed a force. This imposed force is known as pseudo force. काइनेमेटिक्स में या रिलेटिव मोशन जब हम डिस्कस करते हैं उसमें हम ये फोर्स का डिस्कशन नहीं करते. रीजन ये है कि वहां फोर्सेस स्टडी किए ही नहीं जाते. लेकिन जब आप यहां न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हो और कहीं पे आपने एक्सेलरेशन इंपोज किया है फॉर द सेक ऑफ रिलेटिव मोशन, देन यू मस्ट impose force also. I will take an example of this. Suppose ये एक बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है किसी सरफेस के ऊपर, एंड हियर इज एन ऑब्जर्वर. सपोज इनिशियली observer is at rest, ये रेस्ट पे है on the ground, and this block is also at rest. और जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस ब्लॉक के जो रियल फोर्सेस हैं, रियलिस्टिक फोर्सेस, वो हम मार्क कर सकते हैं. वन इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, अदर इज mg, weight of the block, and this surface is suppose smooth, there is no friction. Now there are only two forces on the block, one is normal reaction and the other mg, its weight. दोनों vertical है, there is no horizontal force. According to this observer, this block is at rest, there is no relative motion between them. And if this observer applies Newton's laws on this block, तो वो देखेगा कि n is equal to mg है. बैलेंस कर रहे हैं फोर्सेस, देयर इज नो प्रॉब्लम. नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, देयरफॉर इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज एट रेस्ट, देन ओके. तो दिस ऑब्जर्वर फाइंड्स दैट न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल फॉर दिस ऑब्जर्वर व्हेन ही अप्लाइज द लॉज ऑन दिस ब्लॉक. नाउ सपोज द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. This observer is suppose is moving, he is standing in a trolley and the trolley is moving with a constant velocity. Let this is v constant. Now this observer observes that the two realistic forces on the body are again normal reaction and mg, because the surface is smooth. There is no horizontal force on this block, therefore for this observer net force on this block is again zero. और जब net force zero है, net force होता है mass into acceleration. तो ये net force zero, this implies acceleration is zero, and this is again okay, this is correct. इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑब्जर्वर, इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको जब आप रेस्ट पे करोगे, वेलोसिटी इंपोज करोगे, एक वेलोसिटी यहां लगाओगे, इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूविंग होगा विद अ वेलोसिटी v, एंड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. That means acceleration observed by this second observer is also zero. Suppose ये observer A, ये B. Acceleration of the block as observed by the observer A and B both is zero. ये ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है, therefore for this observer acceleration of this block is zero because he observes zero velocity of this block. Similarly ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जाता हुआ दिखाई देता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अभी भी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का जीरो है, एंड बोथ दीज ऑब्जर्वर्स
find that Newton's laws are applicable in these frames. Such frames are known as inertial, as we have discussed earlier. Inertial frame वो होते हैं जो जिनके अंदर न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं और ये ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे होते हैं या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट अ थर्ड ऑब्जर्वर एंड हु इज एक्सेलरेटिंग, suppose this is the same block, these are two forces acting on it, and there is an observer standing in a trolley and this trolley is moving with some acceleration. Now this observer will see that this block is moving in backward direction. इसमें हम सिंपली ये एक्सेलरेशन इंपोज कर सकते हैं, इंपोज कर दिया तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है. अब यहां सोचने वाली बात ये कि इस ब्लॉक पे कोई रियलिस्टिक फोर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा तो इसे लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन है. अब अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स. तो ये ऑब्जर्वर जब इस पे देखता है कि इस पे कोई रियलिस्टिक फोर्स तो लगा हुआ नहीं, फिर भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो ये देखता है कि इस पे न्यूटन्स लॉस एप्लीकेबल नहीं है. जब हम ये सेकेंड लॉ इस पे लगा रहे हैं, नेट फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है जबकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. दैट मीन्स फॉर दिस ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड. Such frames are known as non-inertial reference frames. तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ? जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है और ऐसे फ्रेम्स होते हैं एक्सेलरेटेड. सो ये एक प्रिलिमिनरी लेवल पे डिस्कशन था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का. मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा. जब कभी भी हम रिलेटिव मोशन डिस्कस करते हैं तो हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करते हैं, एंड वेन एवर द ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड वी हैव टू इम्पोज एन एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये जो एक्सेलरेशन हम इम्पोज करते हैं इनडायरेक्ट वे में हम एक फोर्स इम्पोज करते हैं और यही फोर्स स्यूडो फोर्स कहलाता है. यहां ये मैंने तीन एग्जांपल्स लिए तीन ऑब्जर्वर्स के. एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वो ब्लॉक को देख रहा है, ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो, तो ये न्यूटन्स लॉज को सही ऑब्जर्व कर रहा है कि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल. ये ऑब्जर्वर किसी वेलोसिटी से मूविंग है तो ब्लॉक इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूविंग दिखाई देगा. क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज आल्सो कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलरेशन. स्टिल ही फाइंड्स दैट नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो. तो न्यूटन्स लॉज अभी भी एप्लीकेबल है. लेकिन जब ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो ये देख रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जबकि इस डायरेक्शन में कोई उस पर रियलिस्टिक फोर्स नहीं है. तो विदाउट एनी रियलिस्टिक फोर्स द ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड एज सीन बाय दिस फ्रेम. देयरफॉर दिस न्यूटन सेकेंड लॉ फेल्स हियर और ये ऑब्जर्वर देखेगा नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. ऐसे फ्रेम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और इनमें न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते. अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लें, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बाय डेफिनेशन वो रेफरेंस फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड है. reference frame in which न्यूटन्स, आप ये कह सकते हो फर्स्ट लॉ इज वैलिड. एक्चुअली सेकंड भी वैलिड होगा. और एनी फ्रेम moving with constant velocity
with respect to an inertial frame is also inertial. यानी किसी भी फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो और उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है या रेस्ट पे है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम. जबकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल reference frame you can say Newton's laws are not valid in these frames. And you can say that they are accelerated with respect to an inertial reference frame or accelerated with respect to non-inertial reference frame. तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में एक तो ये सिंपल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो एकदम से जो माइंड के अंदर आइडिया आना चाहिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो ये कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो या तो रेस्ट पे होते हैं या वेलोसिटी से मूविंग होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से. नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो न्यूटन्स लॉज वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है. नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से हुए? एक्सेलरेटेड फ्रेम. और जब कभी भी ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड है, तो हमें एक्सेलरेशन इंपोज करना होगा और उस इंपोज के एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक फोर्स होगा जिसको स्यूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स कहते हैं. तो एक मैं इसमें एग्जाम्पल लेना चाहूंगा अर्थ का. रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ इज approximately inertial reference frame. अर्थ के साथ जो फ्रेम अटैच्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल होता है और इसीलिए हम न्यूटन्स लॉज को वैलिड मान लेते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑब्जर्वर अर्थ पे होता है, द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और हम कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आती ये इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, हम सीधे सीधे न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर देते हैं क्योंकि अर्थ के साथ जो अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम होता है वो अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल होता है. अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला? बिकॉज अर्थ इज एक्सेलरेटेड. अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है एंड इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. देयरफॉर अर्थ इज एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इनर्शियल. It is non-inertial. Actually speaking, strictly speaking, Earth is non-inertial. तो अर्थ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, कोई भी या अर्थ के साथ अटैच्ड फ्रेम होगा दैट विल बी नॉन इनर्शियल, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल भी ले सकते हैं. तो ये रेफरेंस फ्रेम्स इनर्शियल नॉन इनर्शियल का डिस्कशन हुआ.
डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इनका एप्लीकेशन फिजिक्स में कुछ देखेंगे, किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे हम। एक ट्रॉली है और इसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है। ये पेंडुलम इंक्लाइन हो जाता है अगर ट्रॉली एक्सेलरेटेड है। सपोज ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली मूविंग है तो पेंडुलम ऐसे इंक्लाइन हो जाता है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है और हम उसकी बात करें, वो इस पेंडुलम को देखता है, तो वो ये देखेगा कि इस पेंडुलम पे जो फोर्सेस लगे हैं, वन इज इट्स वेट and the other is its tension in the spring। ये दो फोर्सेस के अंडर ये बॉब horizontally moving है with the trolley with an acceleration। So if we talk about its actual motion, actual motion means motion with respect to ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके मोशन की हम अगर बात करें, ऑब्जर्वर बाहर कहीं खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, और ये पेंडुलम ऐसे इंक्लाइंड है, एक्सेलरेटेड है ट्रॉली, ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ट्रॉली मूविंग है एज वेल एज दिस पेंडुलम इज ऑल्सो मूविंग, एंड सपोज दिस एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये एक फोर्स mg, एक टेंशन, एंड सिंस दिस पेंडुलम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द ट्रॉली, इट इज हैविंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, we choose one axis horizontal and the other vertical and resolve the forces into components. This is tension, therefore it will be, this is theta, this will be theta, it will be t sin theta, and it is t cos theta, this is mg. So for this observer there is no problem, t cos theta balances mg, and this t sin theta provides the acceleration. It should be equal to ma. If we divide these two equations, t sin theta upon t cos theta is equal to ma upon mg. This implies tan theta is a by g. So this is a relation between the angle and acceleration, and ये हमने डिस्कस किया विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम इसी प्रॉब्लम को एक रेफरेंस फ्रेम जो इस ट्रॉली के साथ मूविंग है उससे देखें, दैट मीन्स द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इन द ट्रॉली। ऑब्जर्वर इस ट्रॉली के अंदर खड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जर्वर जब इस पेंडुलम को देखेगा तो इसके लिए एक सरप्राइज की जो चीज होगी वो ये कि जब ये इसके रियल फोर्सेस को एनालाइज करता है तो ये देखेगा इस पे एक तो वेट लगा हुआ है और एक ये टेंशन, और ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पेंडुलम मूविंग नहीं है, ट्रॉली मूविंग है, पेंडुलम उसके अंदर है, ऑब्जर्वर उसके अंदर है। तो इस ऑब्जर्वर को पेंडुलम ऐसे दिखाई देगा, तिरछा है बट इट इज एट रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर इस पेंडुलम को रेस्ट पे देखता है, लेकिन इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है इस पे, तो देखता है कि न्यूटन्स लॉज इसमें वैलिड नहीं है। इसके हिसाब से तो ये टेंशन और mg कैंसिल करने चाहिए, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मगर वो ऑपोजिट नहीं है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि जब कभी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होता है, ये ऑब्जर्वर भी ट्रॉली के साथ मूविंग है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है और इसको एक स्यूडो फोर्स दिखाई देगा। उस स्यूडो फोर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करके एक एक्सेलरेशन इंपोज करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंपोज करती। जो एक्सेलरेशन हमने इस ऑब्जर्वर पे इंपोज किया है वही एक्सेलरेशन हर एक बॉडी पे इंपोज होगा। तो ये डॉटेड एरोज से मैंने एक्सेलरेशन जो इंपोज किए हैं वो शो किए। तो ऐसे ही ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो जाएगा, ट्रॉली भी रेस्ट पे हो जाएगी और ये पेंडुलम पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, एंड अंडर दीज फोर्सेज दिस पेंडुलम विल बी एट रेस्ट एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। तो मैं ये एक न्यू सिचुएशन बना देता हूं जो कि रिलेटिव सिचुएशन है। ये ऑब्जर्वर हुआ, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, एक इस पे फोर्स लगा। फॉर एवरी इंपोज्ड एक्सेलरेशन देयर इज अ फोर्स नोन एज स्यूडो फोर्स। तो हम इसको लिख लेते हैं एम ए, ये एक एम जी और ये टेंशन। अंडर दीज फोर्सेज दिस बॉडी सीम्स टू बी एट रेस्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो अब इनका आप इक्विलिब्रियम लगा सकते हो। ये थीटा एंगल है कंपोनेंट की, ये थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा। तो आप ये देखो टी साइन थीटा की वैल्यू एम ए एंड टी कॉस थीटा एम, डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी, द रिजल्ट इज सेम। एक्चुअली ये इक्वेशंस भी वही बनी है जो यहां बनी थी इक्वेशंस, टी कॉस थीटा एम जी और टी साइन थीटा एम ए। नाउ इस पूरे में अगर आप देखो हमने किया क्या है, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो तो सिंपली आपको एक फोर्स एक्स्ट्रा कंसीडर करना है बॉडी के ऊपर, एंड दैट इज स्यूडो फोर्स। प्रॉपर वे तो यही है कि आप एक्सेलरेशन इंपोज करो, उससे आपको क्लैरिटी भी रहती है कि कहां कहां एक्सेलरेशन लगानी है, कहां कहां फोर्सेस। हमने इस बॉडी पे भी एक्सेलरेशन इंपोज किया था, इसलिए एक फोर्स बनाया। अब जब फोर्स आप बनाओगे तो उसमें मास किसका लेना है ये भी सोचना है, क्योंकि आप इस बॉडी के फोर्सेस कंसीडर कर रहे हो और इस पे आपने ए एक्सेलरेशन इंपोज किया है, तो मास भी इसी बॉडी का होगा। हम ये भी सोच सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर पे भी हमने एक्सेलरेशन इंपोज किया है, तो इस पे स्यूडो फोर्स क्यों नहीं लगाया। फॉर एवरी इंपोज्ड एक्सेलरेशन देयर इज अ स्यूडो फोर्स। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, फॉर एवरी imposed acceleration there is a force known as pseudo force। हर एक इंपोज्ड एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक फोर्स होगा जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो यहां पे भी हम एक स्यूडो फोर्स बना सकते हैं। बनाया हमने इसलिए नहीं क्योंकि इस पर्सन के हम फोर्सेस कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इसके फोर्सेस कंसीडर करने होंगे तो हमें इस पे भी एक स्यूडो फोर्स बनाना होगा। हमने एक एक्सेलरेशन ट्रॉली पे भी इंपोज किया है, तो ट्रॉली पे भी एक इनडायरेक्ट वे में फोर्स इंपोज किया है। तो ये जो स्यूडो फोर्स बनाने का तरीका होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी। आपको सिंपली ये करना है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करने के लिए एक एक्सेलरेशन लगाओगे और जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पे लगाइए वही एक्सेलरेशन हर एक बॉडी पे लगाना है। और जब भी किसी बॉडी के आप फोर्सेस कंसीडर करोगे तो जो एक्सेलरेशन आपने इंपोज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फोर्स बना दोगे, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। और ये फोर्स में मास उसी बॉडी का लोगे जिसके फोर्सेस आप कंसीडर कर रहे हो, और फिर इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम या एक्सेलरेशन जो भी लगाना है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, कि इस ऑब्जर्वर को ये कैसे लग रही है, इज इट मूविंग और एट रेस्ट। इफ इट इज एट रेस्ट देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। I would like to take another example also.